अमेरिका में दुनिया भर के स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाला एक बैंक जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, वो क्रैश हो गया। अब सिलिकॉन वैली बैंक किस वजह से क्रैश हो गया, ये सभी तलाश रहे हैं। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, अगर उसको आप पीछे जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस क्राइसिस की जड़ में सबसे पहली और बड़ी चीज है कोरोना पेंडेमिक ने दुनिया भर में एकदम से बिजनेसेस में तबाही ला दी, क्योंकि पूरी दुनिया का बिजनेस रुक गया, डिमांड नहीं बची, कंट्रीज के जो बाउंड्रीज हैं वो सील हो गए, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। पहला बड़ा झटका कोरोना पेंडेमिक था। कोरोना पेंडेमिक से इकोनॉमी जैसे ही उभरने का प्रयास कर रही थी, तभी झटका नंबर 2 लग गया। झटका नंबर 2 क्या था? झटका नंबर 2 था रशिया का यूक्रेन पे अटैक। रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, तो क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों के दोनों बहुत सारे मेटल्स के, मटेरियल्स के सप्लायर थे पूरी दुनिया के, उन सारे मटेरियल्स का, मेटल्स की सप्लाई रुक गई। और देखिए, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर बीच में से कोई भी एक लिंक टूट जाए तो फिर उसे रिपेयर करना बहुत आसान नहीं होता, और कम समय में तो बिल्कुल आसान नहीं होता। तो जब ये सारा काम हुआ तो दुनिया भर में हो गई शॉर्ट सप्लाई, ऑलमोस्ट हर चीज की। तो शॉर्ट सप्लाई के चक्कर में वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जब आया तो सारे के सारे दुनिया के जितने बैंक्स थे, फेडरल बैंक्स, उन्होंने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। रेस्पॉन्ड करने का एकमात्र तरीका कि पैसे की सप्लाई को इकोनॉमी से खींच लीजिए। अमेरिकन फेडरल बैंक ने भी ऐसा किया, इंडिया में रिजर्व बैंक ने भी ऐसा किया, यूरोपियन फेडरल बैंक ने भी ऐसा किया। इकोनॉमी से पैसे को खींचा कैसे? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो मनी की सप्लाई कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई। जैसे मुझे और आपको भी अगर लोन लेना हो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर हम लोन नहीं लेंगे, और रादर क्या करेंगे कि भाई ज्यादा ब्याज मिल रहा है हमारे डिपॉजिट के ऊपर, तो हम बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर देंगे। तो सप्लाई जो थी पैसे की, वो इकोनॉमी में श्रिंक हो गई, पैसा महंगा हो गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, तो स्टार्टअप्स को अगर लगातार पैसा ना मिले, लगातार फंडिंग ना हो, तो स्टार्टअप्स का मॉडल ऐसा है कुछ काम करने का कि वो मॉडल कहीं ना कहीं कोलैप्स करने लगता है, और वही हुआ। दुनिया भर के स्टार्टअप्स की फंडिंग रुकी। फंडिंग रुकने की वजह से स्टार्टअप्स के पास पैसा खर्च करने को नहीं बचा, क्योंकि स्टार्टअप काम कैसे करते हैं, उनको पहले फंडिंग होती है, उसके बाद वो अपना फंडिंग से साइज बड़ा करते हैं। जैसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेंगे, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लेंगे, बड़ा ब्रांड बना लेंगे, और उस सब में होता है खर्चा, और पहले दिन से कमाई तो शुरू होती नहीं है। तो वो लगातार 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लॉस करते रहते हैं, लेकिन साइज बड़ा होता है, वैल्यूएशन हो जाता है उस लिहाज से। पूरे कंट्री में अगर आपने एक्सपेंड कर लिया तो आपका वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो गया। अब उस वैल्यूएशन को आधार बना के ये सारे के सारे स्टार्टअप्स जाते हैं स्टॉक मार्केट पे, और स्टॉक मार्केट पे फंडिंग उठाते हैं। जब ये फंडिंग उठाते हैं तो इनमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट मिलता है इन सारे। जैसे एसवीबी बैंक है तो इसे भी एग्जिट मिलेगा। जैसे एसवीबी ने पेटीएम वाली 197 में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने एग्जिट ले लिया जब उसका स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग हुई। तो अब क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम पूरा चरमराया हुआ था, तो स्टार्टअप्स के आईपीओस पे भी हॉल्ट लग गया। तो जब आईपीओस पे हॉल्ट लगा तो देखिए वहां से भी पैसा निकलना बंद हो गया। तो एसवीपी के सामने संकट खड़ा हो गया। एसवीपी स्टार्टअप्स को फंड करता था, स्टार्टअप्स की फंडिंग फर्दर नहीं कर पाया, तो स्टार्टअप एक तरह से कहीं ना कहीं सिकुड़ रहे हैं। दूसरी चीज, वो जाकर आईपीओ नहीं कर सकते। अगर आईपीओ नहीं कर सकते तो एसवीबी जैसे बैंक्स को एग्जिट नहीं मिलेगा, उनका जो पैसा लगा हुआ है वो वहीं पे लगा रहेगा। तो एसवीपी के खर्चे तो हो गए, लेकिन एसवीपी को रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। दूसरी चीज, वो अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पैसा महंगा हो गया तो फंडिंग कैसे करे। तीसरी चीज कि जो उसके डिपॉजिटर्स थे, जिन लोगों ने एसवीबी में पैसा लगा रखा था, उन्हें लगा कि भाई हम कहीं और पैसा लगा के ज्यादा बेटर रिटर्न कमा सकते हैं, तो उन्होंने उस पैसे को निकालना शुरू कर दिया। जब ये सारी सिचुएशन एमर्ज हुई तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास लगभग 21 बिलियन यूएस डॉलर्स के
बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड्स को सिलिकॉन वैली बैंक ने बेच दिया। जब सिलिकॉन वैली बैंक ने उन बॉन्ड्स को बेचा तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे एसवीबी के, उनमें एक तरह से क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई, क्योंकि ये बड़ा ड्रास्टिक स्टेप था। जब आपके पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में जो बॉन्ड्स रखे हुए हैं वो आप ओपन मार्केट में जाके बेच दें, तो कहीं ना कहीं सबको ये सुगबुगाहट होने लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब ये सुगबुगाहट हुई तो उसके बाद एसवीबी बैंक का स्टॉक प्राइस एकदम से क्रैश कर गया, लगभग 60% से ज्यादा स्टॉक प्राइस नीचे चला गया। तो एसवीबी ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेच के पैसा इकट्ठा किया था। उसके बाद फर्दर उनका ये प्रयास था कि कुछ स्टॉक्स को बेच के पैसा इकट्ठा किया जाए, तो वो स्टॉक्स को बेच के पैसा इकट्ठे करने वाली कवायद ही खत्म हो गई, क्योंकि स्टॉक प्राइस 60% से ज्यादा नीचे चला गया। अब सोचिए, अगर आपकी कीमत है ₹100 और आप 60% स्लाइड हो जाएं तो आपकी कीमत बचेगी ₹40। तो जब आप बेचने का प्रयास करेंगे वो वैल्यू पे अपने बॉन्ड्स, अपने स्टॉक्स को, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बाद एसवीपी ने जो दूसरे ऑप्शंस थे उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया कि भाई इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर हमें कोई इन्वेस्टर मिल जाए, हम बैंक को बेच दें। तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाया, कोई उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिला बैंक को बेचने के लिए। लेकिन साथ ही साथ रेगुलेटर्स को ये पता चल गया कि भाई एसवीपी के साथ ऐसा कुछ हो गया है और वो उसे बेचने का प्रयास कर रहा है। तो रेगुलेटर्स इमीडिएटली वहां पे पहुंचे, फिजिकली नहीं, मतलब उन्होंने उस बैंक को कहा कि भाई आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, आप रुक जाइए, और बैंक को बंद कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं आप ताला लगा दिया और बैंक क्रैश हो गया। अब क्रैश होने के साथ कुछ और सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जो डिपॉजिटर्स थे बैंक्स के, उनका क्या होगा। तो देखिए, जो एसवीबी था यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक था, इसमें ज्यादातर डिपॉजिटर्स का पैसा इंश्योर्ड नहीं था। अगर आप बैंक में कोई भी पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे फर्दर इंश्योर करता है। तो एसवीबी ने लगभग 80% पैसे को इंश्योर ही नहीं किया था। तो उन लोगों का पैसा तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं खटाई में पड़ गया है। लेकिन जिन लोगों का पैसा इंश्योर्ड था, उन लोगों को यह कहा गया है कि वो मंडे को आकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। उनका पैसा क्योंकि इंश्योर्ड है, तो जहां पे भी इंश्योर किया होगा वो एजेंसीज इस बात को इंश्योर करेंगी कि पैसा मिल जाए। अब जो एसवीबी का क्राइसिस है, जो बैंक कोलैप्स किया है, ये मैं आपको बताऊं कि एक शुरुआत है। इसके बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया के, वो बहुत एनॉर्मस प्रेशर में है। तो और भी दूसरे बैंक्स इन टाइम्स टू कम कोलैप्स कर सकते हैं। आप तैयार रहिए इस तरह की खबरें सुनने के लिए।